गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम लोग जो करंट अफेयर्स का जो सेशन ज्वाइन करेंगे उसमें हमने सितंबर 2024 में जो करंट अफेयर्स की जो अलग अलग एपिसोड है, अलग अलग जो घटनाएं हुई हैं उनमें और उसमें जो सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 25 होगी। जो प्रश्न तैयार किए गए हैं वो जो विभिन्न सरकारी नौकरी के परीक्षाओं के पूछे गए पैटर्न के आधार पर है। उसमें जो रेलवे है, जो एसएससी है, जो एयरफोर्स है, इसके अलावा जो अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग के जो प्रतियोगिता परीक्षा हैं वह, जो इंस्पेक्टर की जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है वह, और साथ में जो संघ लोक सेवा आयोग है जो अब अगले साल प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन लेगा उसके पैटर्न को भी हमने कहीं ना कहीं डाला है, इनकॉर्पोरेट किया है, शामिल किया है। तो आइए हम लोग करंट अफेयर्स का जो स्पेशल सेशन है जो आज 8 सितंबर 2024 है, जो आज खास दिन भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हम लोग मनाते हैं, उसमें हम लोग इस सेशन को अब आरंभ करें और आप लोग अधिक से अधिक इस सेशन में पार्टिसिपेशन लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग सेशन को ज्वाइन करें। जो पहला प्रश्न हमने आपको दिया है, जो पिछले 2-3 दिन में न्यूज़ में है, एकीकृत परीक्षण रेंज, जो एकीकृत परीक्षण रेंज है जिसको हम लोग अंग्रेजी में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है आईटीआर के नाम से जानते हैं। ये जगह का नाम है बालासोर। और जो बालासोर है ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। पहला ऑप्शन हमने दिया है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन दिया हमने ओडिशा। जो फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, जो दूसरा ऑप्शन है ओडिशा, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इस 4 विकल्प में एक ऐसा विकल्प है जो इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न वैसे करंट अफेयर्स का है, जो हमारा डिफेंस रिसर्च है उससे संबंधित है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की योजना को भी हम लोग क्रमशः लागू कर रहे हैं। और समय समय पे आपने देखा होगा जो मिसाइल टेस्टिंग है उसके लिए ये आईटीआर जाना जाता है। और कोई ना कोई अभी ऐसा मिसाइल है जिसकी टेस्टिंग की गई है, जो अगले हम लोग किसी प्रश्न में उसको डिस्कस करेंगे। तो यह जो लोकेशन है या जो रेंज है, यह जो स्टेशन है जो आईटीआर के नाम से जाना जाता है वो बालासोर है, वो प्लेस का नाम है। किस स्टेट में स्थित है इसके बारे में आपको प्रश्न दिया गया है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ओडिशा, जो भारत का एक उल्लेखनीय पूर्वी राज्य है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 2 है। यह प्रश्न भी कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी से संबंधित है। मिसाइल परीक्षण केंद्र के लिए चर्चित है। उस आइलैंड का नाम है, द्वीप का नाम है अबुल कलाम द्वीप। द्वीप का मतलब होता है चारों तरफ से पानी से घिरा होना। और जो द्वीप है उसका जो आकार होता है वो छोटा होता है। एक होता है द्वीप, एक होता है महाद्वीप। द्वीप का जो भौगोलिक आकार है वो छोटा होगा। जो प्रश्न के दृष्टिकोण से हमने दिया है अबुल कलाम द्वीप। और जो हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम है उन्होंने इंडिया के डिफेंस रिसर्च में अपना बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है। तो प्रश्न ये है कि ये जो अब्दुल कलाम द्वीप है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हमने तमिलनाडु दिया है, दूसरा ऑप्शन हमने ओडिशा दिया है, तीसरा ऑप्शन है आपका केरल और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इस प्रश्न की प्रकृति भी अत्यंत साधारण है और जो इंटर स्तरीय परीक्षा है या यहाँ तक कि जो ग्रेजुएशन स्तरीय परीक्षा है, सचिवालय सहायक है, स्टेट में जो एसआई की बहाली होती है, जो कमीशन की परीक्षा है उसको छोड़ करके अन्य सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछने का पैटर्न है। इस तरह के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। तो जो अब्दुल कलाम द्वीप है उस द्वीप का अप्रोप्रिएट आंसर ओडिशा है। इसको स्मरण रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा। प्रश्न संख्या 3 जिसका स्तर हमने थोड़ा सा ऊंचा किया है, ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से है। अगर आप ऑब्जेक्टिव कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस कर रहे हैं, एनडीए कर रहे हैं, अभी 2024 में सीडीएस और एनडीए के परीक्षा हुए हैं, उसके पैटर्न को आप देखेंगे तो किस तरह से 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन के विकल्प के प्रश्न होते हैं। हमने जो इसमें टॉपिक लेना है वो अग्नि 4 के बारे में हमने 3 कथन दिया है।
आपसे अपेक्षा की जाती है कि इसमें कौन सा कथन सही है, उसके बारे में आप बताएं। तो पहला कथन जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, क्या यह सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है? ये पहला स्टेटमेंट है जिसको आपको चेक करना है, मूल्यांकन करना है। दूसरा है कि क्या इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है? ये दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प है, तीसरा स्टेटमेंट दिया है, क्या यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है? ये 3 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। इस 3 स्टेटमेंट को आप स्वतंत्र रूप से इसका इवेल्युएशन कीजिए, मूल्यांकन करिए कि ये या तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, या ये देखना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है। जो विकल्प दिए गए उसके आधार पर उत्तर देना। जो इससे हम टॉपिक कवर करेंगे वो अग्नि 4। तो पहला विकल्प देख लीजिए, 1 और 2 है। दूसरा विकल्प है 2 और 3। तीसरा विकल्प केवल 3 और चौथा विकल्प 1, 2, 3। इस प्रश्न की प्रकृति मैंने बताया है कि राज्य लोक सेवा आयोग या एसएससी सीजीएल के मेंस के लिए या एसआई के मेंस के लिए इस तरह के प्रश्न पूछने का पैटर्न है। आइए हम इस स्टेटमेंट को देखें, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कितना स्टेटमेंट सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको स्मरण में रखेंगे, सरफेस टू सरफेस। दूसरा, इसकी जो मारक क्षमता है, अगर अग्नि 4 होगा तो 4000 किलोमीटर, अग्नि 3 होगा तो 3000 किलोमीटर, और अग्नि 5 होगा तो 5000 किलोमीटर। तो जितना 2 होगा तो 2000 किलोमीटर, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी है। और तीसरा कि परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। यह प्रश्न भी, यह उत्तर भी, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ये पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। सो करेक्ट आंसर 1, 2, 3। ये साइंस टेक का पार्ट है, जो विज्ञान है उसका एप्लीकेशन है साइंस टेक। उसी साइंस टेक में हमने टॉपिक लिया अग्नि 4 डिफेंस के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे आएगा। ध्यान से प्रश्न को बनाइएगा, क्योंकि जो टॉपिक इसमें हमने लिया है वो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ये जो 3 स्टेटमेंट आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। अब आपको यह देखना है कि जो 3 कथन है वो कौन कौन सा कथन सत्य है, उसके आधार पे जो विकल्प दिए गए हैं उस विकल्पों का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। ये सही है, गलत? दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यूनिसेफ के द्वारा मनाया जाता है। ये सही है या गलत? और तीसरा स्टेटमेंट है कि 2024 का जो थीम है, जो स्लोगन है, वो है, क्या है स्लोगन? बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, जो अलग अलग भाषा है उसकी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता को प्रोत्साहन देने का है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो आपसी समझ है, जो शांति है, उसके लिए प्रमोट करना है। ये बस 2024 का जो थीम है वो आपको चेक करना है। तो ऑप्शन को हम लोग चेक कर लें, और जो जानकारी आपके पास है, जो लोग अवेयर हैं, जो नियमित समाचार पत्र का अध्ययन करते हैं, न्यूज़ चैनल के साथ जिनका दोस्ती है, जिनकी जान पहचान है, जो यूज टू है, जो समय समय पे पूरे दिन भर में अपने आप को किसी न किसी न्यूज़ चैनल के थ्रू करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्या क्या हो रहा है नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ में, न केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी, उनके मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण जरिया और एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म इस संस्थान के द्वारा आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए हम लोग स्टेटमेंट को जरा चेक कर लें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये 10 सितंबर नहीं है बल्कि ये 8 सितंबर है, यानी आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। दूसरा, ये यूनिसेफ के द्वारा नहीं है, ये यूनेस्को के द्वारा है। यूनेस्को भी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये यूनेस्को मनाता है, हर साल मनाता है। लिटरेसी को प्रमोट करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, जो व्यक्ति है, जो नागरिक है उसको प्रमोट करना है, हर देश के जो नागरिक हैं उसको प्रमोट करना है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का समग्र विकास है। केवल आर्थिक रूप से आप उत्पादक हो जाइए, वो उसका एक आयाम है। शिक्षा अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय वस्तु है। और बात है कि वर्तमान में जो शिक्षा है वो धीरे धीरे व्यावसायिकता की तरफ उन्मुख हो रही है। ये विवाद का विषय है, ये बहस का विषय है, इसमें हम कभी किसी और टॉपिक में चर्चा कर सकते हैं। तो ये पहला, दूसरा जो है वो गलत है, और तीसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज केवल 3। ये हमने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के इस प्रश्न को फ्रेम किया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है, जो न्यूज़ चैनल में
हमारा है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसकी कुछ शर्तें हैं कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। हमने 3 शर्तें आपके सामने प्रस्तुत किया है। हर शर्तों का स्वतंत्र तौर पे आपको मूल्यांकन करना है कि कौन सा शर्त सही है और कितनी शर्तें सही है। तो पहला कंडीशन जो हमने दिया है कि बच्चा भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये सही है गलत ये आप चेक करें। दूसरा, क्या बच्चा भारत में निवास करना चाहिए, क्या वो दूसरे देश में निवास नहीं कर सकता, हो सकता है वो भारत का नागरिक हो लेकिन किसी दूसरे देश में रह रहा हो, वो भी हम लोग को चेक करना है। और तीसरा, उसकी जो आयु है, बच्चे की जो आयु है जब वो आवेदन कर रहा है, जो नॉमिनेशन के लिए अपना एप्लीकेशन दे रहा है, जो अंतिम तिथि है, तो उसकी अधिकतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ये 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं जो इस पुरस्कार के संबंध में देखना है कि वो सही है गलत। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पुरस्कार हो या कोई भी घोषणा हो या कोई भी स्कीम हो सरकार की, उस स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और इस तरह के प्रश्नों को सही करेंगे, यह अपेक्षा करेंगे स्वयं से, और यह आत्मविश्वास बनाए रखना पड़ेगा। आइए हम लोग स्टेटमेंट को देखें। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, बच्चा भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। दूसरा, उसकी जो डोमिसाइल है वो भारत का ही हो, ऐसा ना हो कि भारत का नागरिक हो लेकिन किसी अन्य देश में रह रहा हो। और तीसरा, कि उसकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए इस पर्टिकुलर डे को। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर है 1 2 3। अगला प्रश्न संख्या 6 है जो आपके सामने प्रस्तुत होगा, बट इसकी प्रकृति अत्यंत साधारण है। जो नाम है, न्यूज चैनल में जो नाम आ रहा है, विभिन्न समाचार पत्रों में जो नाम आ रहा है, सरकारी जो समाचार के जो स्रोत है उसके जो नाम आ रहे हैं वो वरुण के नाम से है। ये दोनों पक्ष, 2 पक्ष का मतलब है 2 देश शामिल हैं। ये नौसैनिक अभ्यास है। अब है कि इसका जो संबंध है, एक देश भारत है तो दूसरा देश कौन है। और जब भी नेवल एक्सरसाइज की बात करते हैं, इस तरह का कोई भी अगर सैनिक अभ्यास हो रहा है, तो जितने देश पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है। और जो भी सदस्य देश हैं अपने अपने युद्ध तकनीकी या रणनीति के बारे में जो जानकारी है उसको प्राप्त करते हैं, वो दरअसल उसको साझा करते हैं। इससे एक्सपर्टीज़ का जो आदान प्रदान है वह होता है। दूसरी बात, ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। इससे डिफेंस में कोऑपरेशन को प्राप्त किया जाता है, सहयोग को प्राप्त किया जाता है। तो हमने 4 ऑप्शन आपको दिया है। ये प्रश्न अत्यंत ही सरल है, अत्यंत ही साधारण है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। इस तरह के प्रश्न को देखने के तुरंत बाद ही, क्योंकि तथ्य की अगर जानकारी है तो देखते ही इसका आंसर करने का प्रयास करें, क्योंकि ऑफलाइन मोड में क्या है कि आपके पास टाइम जो होता है कम समय में, अगर हल्के हल्के प्रश्न आपने बना लिए तो क्वेश्चन का लेवल अगर टफ है, अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको सोचने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। लेकिन प्रश्न चूंकि साधारण भी होते हैं, फर्स्ट लाइन फैक्ट्स भी होते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, उस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी करने का प्रयास करें। ये प्रैक्टिस के लिए प्रश्न आपको दिया गया है, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगला प्रश्न हमने लिया है प्रश्न संख्या 7। ये भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पहल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करेगा। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है और इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक्स भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जो चर्चा हुई है वर्ष 2023 में हुई है, बट अभी पिछले कुछ दिनों से फिर से समाचार पत्र में चर्चा में है। प्रश्न यह है कि वर्ष 2023 में ये जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है, ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है, वो 2023 में जो बैठक हुई थी, कौन से बैठक में शुरू किया गया। फर्स्ट ऑप्शन हमने G7 दिया है, दूसरा ऑप्शन हमने G20 दिया है, तीसरा ऑप्शन आर्थिक सहयोग और विकास संगठन दिया है और चौथा ऑप्शन आसियान दिया है। अभी इस महीने में जो SSC CGL की जो परीक्षा होने जा रही है, उसके लिए भी करंट अफेयर्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, एक तरह से संभावित करंट अफेयर्स है। जो भी परीक्षा है अभी, जो इस साल जो भी परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज G20, जिसकी अध्यक्षता किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने किया था और जिसके शेरपा अमिताभ कांत है, वो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। किसी अन्य देश के उच्चायुक्त ऑब्लिक राजदूत, क्योंकि उच्चायुक्त में और राजदूत में अंतर होता है, फर्क होता है। जब राष्ट्रमंडल देशों के बीच
जब राष्ट्रमंडल देश, इसको अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ कंट्री कहते हैं, जब उनके बीच दूतों का आदान प्रदान होगा तो उसको उच्चायुक्त बोला जाता है, हाई कमिश्नर बोला जाता है। और जो गैर राष्ट्रमंडल देश हैं उनके बीच दूतों का आदान प्रदान होगा तो उसको हम लोग राजदूत या एम्बेसडर बोलते हैं। मसलन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया और चाइना के बीच अगर दूतों का आदान प्रदान होगा तो वहाँ एम्बेसडर टर्म आएगा, वहाँ राजदूत टर्म आएगा। भारत और नेपाल के बीच होगा तो वहाँ राजदूत टर्म आएगा। भारत और जापान के बीच होगा तो वहाँ राजदूत टर्म आएगा, वहाँ एम्बेसडर टर्म आएगा। लेकिन अगर इंडिया श्रीलंका होगा, इंडिया कनाडा होगा, इंडिया पाकिस्तान होगा, इंडिया बांग्लादेश होगा, तो चूंकि दोनों देश राष्ट्रमंडल के देश है, यही कारण है कि दोनों देशों में दूतों का आदान प्रदान होगा तो उस दूतों को कहते हैं उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर। अर्थ बता दिया गया। अब ये है कि जो दूसरे देश के जो उच्चायुक्त या राजदूत आते हैं तो अपना जो परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड, जो क्रेडेंशियल लेटर है, जो पहचान पत्र है, वो किसको देते हैं? हमने 4 विकल्प दिया है, प्रधानमंत्री, दूसरा विदेश मंत्री, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा विदेश सचिव। क्योंकि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, हमारा जो विदेश मंत्रालय है, उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी विदेश सचिव होता है, जो कैरियर ब्यूरोक्रेट होता है। संघ लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास करके आप भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बन सकते हैं, जो स्पेशल क्लास 1 की नौकरी है। स्पेशल क्लास 1 में जो अधिकारियों का जो संवर्ग है उसको 2 भाग में बांटते हैं, एक IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और दूसरा इंडियन फॉरेन सर्विस। इसके पीछे कारण बताया गया था, हमारे प्रीवियस वीडियो में कहा गया है कि जो स्पेशल क्लास 1 के जो अधिकारी होते हैं उनकी जो पदोन्नति होती है वह सचिव के स्तर तक होती है। तो 4 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो अगर आप फोटोग्राफ देखने का शौक रखते हैं, समाचार पत्रों का अध्ययन करते हैं नियमित तौर पे, क्योंकि सफलता के लिए एक अपरिहार्य शर्त है, अंग्रेजी में बोला जाता है इंडिस्पेंसेबल आइटम। तो जो इंडिस्पेंसेबल है, जो नेसेसरी है, जिसको टाला नहीं जा सकता, सो करेक्ट आंसर राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, जो वर्तमान में हर एक्सेलेंसी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न संख्या 9 है। पहली बार भारत की जनता की नब्ज को समझने के लिए राष्ट्रव्यापी IP का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं बौद्धिक संपदा। जो IP है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से है। जो कुछ भी हमने अपनी बुद्धि से क्रिएट किया वो सारा का सारा बौद्धिक संपदा है। एक किताब लिखते हैं तो वो भी बौद्धिक संपदा है, एक कविता लिखते हैं वो भी बौद्धिक संपदा है, या ये जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वो भी एक बौद्धिक संपदा का क्लासिक एग्जाम्पल है। इसके लिए आजकल इकोनॉमी में एक टर्म आ रहा है, क्रिएटर्स इकोनॉमी। कोविड-19 के बाद ये जो क्रिएटर्स इकोनॉमी का जो टर्म है वो काफ़ी चैनल में, काफ़ी न्यूज़ में है। इसके बारे में हम आपको अलग से जानकारी देंगे। पहले हम लोग उन प्रश्नों को देखें जो प्रश्न आपको करंट अफेयर्स और GK के सीरीज के अंतर्गत दिया गया है। इसका नाम है देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024। 4 मंत्रालय का नाम दिया गया, पहला गृह मंत्रालय, दूसरा विदेश मंत्रालय, तीसरा पर्यटन मंत्रालय और चौथा संस्कृति मंत्रालय। ये 4 मंत्रालय हमने दिया है। भारत सरकार का जो नारा है देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024, तो इम्पॉर्टेंट और जो उत्तर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो उत्तर आपका होना चाहिए, जो बिल्कुल सही होना चाहिए, वो है पर्यटन मंत्रालय। क्योंकि जब एक्चुअल प्रश्न देंगे तो पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में थोड़ी भ्रम की स्थिति होगी। वैसे कुछ लोग विदेश मंत्रालय भी लगाएंगे, लेकिन सही आंसर पर्यटन मंत्रालय है। ये फैक्चुअल है, इसमें कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। ये तथ्य अगर आपको याद है तो इसका आंसर दें, इसका तथ्य अगर याद नहीं है तो आप आंसर ना दें, क्योंकि आंसर देंगे तो ऐसे उत्तर आमतौर पे गलत हो जाते हैं। आओ तुक्का कैसे लगाएं? तुक्का तब लगाना है अगर वो तथ्यात्मक प्रश्न है, अगर वो फैक्चुअल है तो उसमें तुक्का लगाने की कोशिश ना करेंगे, क्योंकि आमतौर पे वो तुक्का गलत हो जाता है। अगर सही हो गया तो वो ट्रेंड नहीं है, वो जैकपॉट है। लेकिन अगर आपने पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है और प्रश्न अगर समझ के आधार पर है तो वैसे प्रश्नों में आप तुक्का जरूर लगाएं, वो तुक्का सही होता है। प्रश्न संख्या 10 अब आपके सामने आएगा। ये करंट इकोनॉमिक्स है। हमने जिसके बारे में आपको जानना है वह है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है, NPG के नाम से है। देश को आत्मनिर्भर करना है, देश को विकसित करना है 2047 तक। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। 18 परियोजनाएं हैं इंफ्रा की, आधारभूत ढांचा की, जिसको कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। और जिस स्कीम के अंतर्गत ये बनाया गया उसका नाम है PM गति शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इकोनॉमिक्स में है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। ये जो NPG है, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है, इसको चलाता कौन है? इसके स्टीयरिंग सीट पे कौन बैठा हुआ है? ड्राइविंग सीट पे कौन सी मिनिस्ट्री बैठी हुई है?
किस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में काम करता है? 4 विकल्प हमने दिया है। पहला केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, दूसरा केंद्रीय वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीसरा केंद्रीय कारपोरेट मामलों का मंत्रालय और चौथा केंद्रीय गृह मंत्रालय। वैसे परीक्षा जिसका स्तर मॉडरेट है, एडवांस है, उन परीक्षाओं में, खासकर भारत सरकार के परीक्षाओं में या किसी ऐसे राज्य सरकार के परीक्षा में जिसका स्तर थोड़ा सा उच्च कोटि का है, वहाँ इस तरह के प्रश्न इकोनॉमिक्स में बन सकते हैं। ये करंट इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि जब भी आप जीएस और जीके पढ़ते हैं तो इतिहास को छोड़ करके सब कुछ करंट अफेयर्स ही हैं, इसलिए करंट अफेयर्स को गंभीरतापूर्वक लेंगे। तो 4 विकल्प में जो सही उत्तर है वो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, और इसके जो कैबिनेट मंत्री हैं, इसके जो कैबिनेट मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल साहब, जो पेशे से चार्टर अकाउंटेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा, वो है प्रश्न संख्या 11। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ये संभावित हमारा प्रश्न भी है। इस संस्थान ने कुछ संभावित प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इस साल के या अगले साल के शुरू में जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। डीजी यात्रा पिछले कुछ दिनों से न्यूज में है, डीजी यात्रा, इसमें हमने कुछ आपको डेटा दिया है। अब आपको यह देखना है कि डेटा में जो स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट के आधार पे डाटा कितना सही है। ये किस में आएगा, आप प्रश्न पूछेंगे किस में आएगा, तो ये करंट इकोनॉमिक्स है। हालांकि ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट, परिवहन। ये 4 हमने आपको दिया है। पहला है कि इसका संचालन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया, यह आपको चेक करना है कि यह सही है गलत। दूसरा, इसको आरंभ किया गया 1 दिसंबर 2022 से, यह आपको चेक करना है कि यह सही है गलत। तीसरा है यह बायोमेट्रिक सिस्टम पे आधारित है, ये आप चेक करेंगे ये सही है गलत। और चौथा, इसमें एफआरटी यानी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ये 4 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। जिस स्कीम का नाम हमने आपको दिया उसका नाम है डीजी यात्रा। इस 4 स्टेटमेंट को आपको इस तरीके से चेक करना है और ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और तब उत्तर को देने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग उत्तर को स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने का प्रयास करें। ये जो पहला विकल्प दिया गया है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है केंद्रीय सड़क और परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ये गलत है। ये पहला गलत है, क्योंकि इसको जो मिनिस्ट्री चलाती है उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। तो ये पहला आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा, ये दिसंबर 2022 से चल रहा है, देश के 3 हवाई अड्डे से ये शुरू किया गया, देश के 3 हवाई अड्डे से शुरू किया गया, यह सही है। तीसरा, यह बायोमेट्रिक सिस्टम पर आधारित है। आजकल कोई भी योजना वैसे भी चलती है तो कॉमन सेंस यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार की कोई भी योजना है तो बायोमेट्रिक सिस्टम के आधार पे ही है। और चौथा, ये फैक्चुअल है कि इसमें एफआरटी यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, इसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का सहारा लिया गया। ये थोड़ा सा यूनिक है। ये अगर आपको तथ्यात्मक रूप से जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। तो फिर आपको ऑप्शन के आधार पर बनाना पड़ेगा। तो इसमें आपका आंसर 2, 3 और 4 है। सो करेक्ट आंसर आपका सी है। स्मरण में रखेंगे डीजी यात्रा। इस टॉपिक से इसी टाइप के क्वेश्चन और इसी डायमेंशन के क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसके बियॉन्ड जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा। देश के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर डीजी यात्रा का प्रश्न होगा, एमसीक्यू फॉर्म में होगा, तो इतना ही पूछा जाएगा, इसके बियॉन्ड जाने की आवश्यकता नहीं। स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के लिए आपको डीजी यात्रा के बारे में इतना ही जानकारी काफी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। विश्व में सबसे अधिक हीलियम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म हमने आपको दिया हीलियम। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, करंट केमिस्ट्री भी है, हालांकि इसको स्टैटिक केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक हीलियम का उत्पादन, ये हमने ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिया है आपके सामने, किस देश में किया जाता है या किस देश के द्वारा किया जाता है। 4 विकल्प हमने दिया है। पहला कतर, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा कनाडा और चौथा अमेरिका। जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बहुत जल्द जो एसएससी सीजीएल के जो जीएस के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है वो हम अपने लाइव सेशंस के थ्रू आपको हम निश्चित तौर पर डिलीवर करेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।
ताकि अच्छे अच्छे क्वालिटी वीडियो को बनाने का जो प्रोत्साहन है वो प्राप्त हो सके। 4 विकल्प आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया सबसे अधिक हीलियम का उत्पादन ग्लोबल लेवल पे कौन सा कंट्री करता है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। 75% जो हीलियम है उसका प्रोडक्शन अमेरिका करता है, और जो शेष हीलियम है उसका उत्पादन कोई और नहीं बल्कि कतर करता है, जिसकी राजधानी है दोहा। ये याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा का दिन जब नज़दीक होता है हम लोग मोटी मोटी किताब नहीं पढ़ते, हम लोग बेस बुक नहीं पढ़ते। जो पढ़ा हुआ है उसके आधार पे जो MCQs है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये याद रखिएगा, जो अस्तरहीन MCQs है वो आपको कंफ्यूज करेगा। जो क्वालिटी MCQs है उसी को आप अध्ययन करें, उसी को पढ़ें, उसी को जानें। हमने जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड है उसके आधार पे ही ये जो स्पेशल ड्राइव हमारा चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पे ही हमने ये प्रश्न, बिल्कुल करेंट अफेयर्स, इसमें कोई बासीपन नहीं है, कोई स्टॉल फूड मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 13 है वह है दलीप ट्रॉफी। बहुत सिंपल प्रश्न दिया गया, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी ट्रॉफी हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। मैच 1 मैच 2 के प्रश्न बनते भी है। 4 विकल्प हमने दिया है, पहला फुटबॉल, दूसरा क्रिकेट, तीसरा हॉकी और चौथा कुश्ती। प्रश्न को देखते ही आप उत्तर दे देंगे। जो ये उत्तर वैसे अभ्यर्थी भी दे सकते हैं जिन्होंने अपना प्रिपरेशन अभी अभी शुरू किया है, स्टार्ट किया। सो हियर द करेक्ट आंसर इज क्रिकेट। जिनको क्रिकेट खेल में दिलचस्पी है उनके लिए उत्तर देना बहुत आसान होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 14। बहुत सिंपल, यह मालूम होना चाहिए कि कौन सा स्टेडियम कहाँ स्थित है। ये सामान्य ज्ञान की बात है, ये करंट अफेयर्स नहीं बल्कि जीके है। क्योंकि न्यूज़ चैनल में आया, चर्चा में आया, किसी वजह से हमने प्रश्न को फ्रेम कर दिया। ऑप्शन दिया है चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम। ये चारों ऑप्शन दक्षिण भारत के दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि सामान्य अभ्यर्थियों को ही पता है चिन्ना स्वामी कोई ना कोई साउथ इंडियन नोमेनक्लेचर होगा, कोई ना कोई दक्षिण भारतीय नामकरण होगा। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान देंगे, आप लोग पकड़ लीजिएगा, एलिमिनेशन प्रोसेस। इसलिए हमने 4 अलग अलग शहरों का नाम लिया। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक, आप इधर उधर नहीं भटक सकते। ये सामान्य ज्ञान की विषय वस्तु है, थोड़ा सा टेक्निकल दे दिया ऑप्शन के हिसाब से आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो आपको कंफ्यूज ना होना है। तो सो करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। रॉकेट में या स्पेस में, अंतरिक्ष में किस गैस का उपयोग किया जाता है जो हम भेजते हैं? जो सेंड करेंगे यहाँ से अपने अर्थ से, किस गैस का प्रयोग करते हैं? आर्गन, हीलियम, नियॉन या क्रिप्टॉन। ये चारों गैस इनर्ट गैस के नाम से, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, बट है तो इनर्ट गैस, बट इनको नोबल गैस कहा गया। ये नोबल गैस है, बड़े शरीफ हैं, बड़े भद्र हैं। रॉकेट साइंस में किसका यूज किया जाता है वो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका जो सही विकल्प है, जिनकी साइंस के प्रति थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि प्रश्न का स्तर अत्यंत साधारण लिया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका हीलियम है। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम फैक्ट्स है, स्मरण में रखेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, ये करंट इकोनॉमिक्स है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक्स स्टडी रिपोर्ट। ये करंट इकोनॉमिक्स है, सितंबर 2024 में विभिन्न समाचार पत्रों में इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। ये 4 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत किए गए। ये 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पहला IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, दूसरा ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरा WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और चौथा वर्ल्ड बैंक है, जो वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो उधार देती है। ये 4 आपके ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हमने विकल्प में दिया। तो हियर द करेक्ट आंसर इज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने आएगा। सितंबर 2024 में इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट न्यूज में है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जारी किया गया? भारत का आर्थिक विकास कैसा है? कम है, अधिक है, मॉडरेट है, एवरेज है? क्या भारत 2047 तक 2047 तक क्या भारत विकसित हो पाएगा?
इसके रुझान का पता, इसकी जानकारी हम लोग को इस प्रकार के ग्लोबल रिपोर्ट से ही मिलती है, क्योंकि जो गंभीर अभ्यर्थी हैं उनको निश्चित तौर पे जानकारी होगी कि वर्ल्ड इकोनॉमी में दो निगेटिव हमारा इकोनॉमिक टर्म न्यूज़ में है, एक है रिसेशन और दूसरा इन्फ्लेशन। और आश्चर्य की बात यह है कि दोनों टर्म जिस देश के साथ जुड़ा हुआ है उस देश का नाम अमेरिका है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जीडीपी वाला कंट्री है। इस तरह की कोई भी रिपोर्ट अगर होगी तो हम लोग देख लेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होगी। तो हियर द करेक्ट आंसर इज कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम वर्ल्ड बैंक है। अगला प्रश्न संख्या 18, महिला और बाल सुरक्षा के लिए चर्चित है, पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्र में है, नाम है अपराजिता विधेयक 2024। इस विधेयक को पारित कर दिया गया। उस राज्य के राज्यपाल ने इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए आरक्षित किया है, क्योंकि वहाँ के गवर्नर साहब का कहना है कि ये जो विधेयक है इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही डिसाइड करना है। इस प्रकार के प्रावधान भारतीय संविधान में दिए गए। 4 राज्य आपके सामने प्रस्तुत किए गए, पहला हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपराजिता विधेयक 2022 को पारित कर दिया है? और ये जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पाले में है कि इसको कब एक्सेप्ट किया जाए और ये कानून के रूप में परिवर्तित हो। ये प्रश्न भी अत्यंत साधारण है, ये कॉमन सेंस के आधार पर बनेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस राज्य की चर्चा महिला असुरक्षा के कारण हो रही है, ये और बात है कि वहाँ देश की सबसे प्रखर, सबसे जुझारू महिला का शासन है। मेरा इशारा तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है सुश्री ममता बनर्जी, उनकी ओर है, जिनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। सो करेक्ट आंसर इज पश्चिम बंगाल, जहाँ किसी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हादसा हुआ है, वहाँ कैसे उनको सिक्योर किया जाए, और इस पर जो आरोपी हैं, इसमें जो अपराधी हैं, अगर दोष सिद्ध हो जाएं उनको डेथ सेंटेंस मिल सकता है, उनको फांसी की सज़ा मिल सकती है। ऐसा प्रावधान इस विधेयक में किया गया। अगला प्रश्न संख्या 19 है, जीएस वर्मा कमेटी है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, जीएस वर्मा साहब। इनके नेतृत्व में एक समिति बनी थी, बहुत पुरानी कमेटी है, 10 वर्ष हो गए लगभग, 2013 की कमेटी है। 12 में एक मामला हुआ था जिसका नाम है निर्भया कांड। आपको ये देखना है कि इसका उद्देश्य क्या था। पहला, उच्च शिक्षा में सुधार, दूसरा है पेंशन योजनाओं में सुधार, तीसरा महिलाओं के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न होता है उसमें अपराधियों को सजा दिलवाना है, और चौथा राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों से संबंधित है। तो हालांकि मैंने अभी अभी अपने स्टेटमेंट में आपको क्लू दे दिया कि जो जीएस वर्मा समिति है, जो 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद कमेटी का गठन किया गया, इसने रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट के आधार पे जो क्रिमिनल लॉ हमारा जो सिस्टम है उसमें बड़े पैमाने पे तब्दीली किया गया है, परिवर्तन किया गया है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज सी। स्मरण में रखेंगे, चूँकि अभी न्यूज़ चैनल में है, चर्चा में है, इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 20, ये भी आर्थिक भूगोल, जो हमारा आर्थिक भूगोल है उससे संबंधित है, सामाजिक भूगोल का भी पार्ट है, ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी है, भारत के भूगोल से संबंधित है। महादयी परियोजना, इसको मांडवी परियोजना का नाम भी दिया गया। ये 4 राज्य हमने आपको दिया है ऑप्शन, आपको ये बताना है कि किस राज्य से संबंधित है या किन राज्यों से संबंधित है। पहला राज्य हमने लिया है गोवा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा आंध्र प्रदेश। योजना है वाटर रिसोर्सेज है, नदी संसाधन का बंटवारा है, महादयी परियोजना है, महादयी नदी है, मांडवी नदी के नाम से भी ये चर्चित है। 4 स्टेट का हमने नाम लिया है, किस या किन राज्यों से संबंधित है। मैंने अभी अभी कहा है कि जीके जीएस में इतिहास को छोड़ दिया जाए, बाकी का मैक्सिमम जो कंटेक्स्ट होता है वो करंट अफेयर्स ही होता है। आइए हम लोग चेक करें इंडिविजुअल। गोवा से संबंधित है, बिल्कुल सही है जी, ये बिल्कुल गोवा होगा। दूसरा कर्नाटक से संबंधित है, ये भी सही है जी, कर्नाटक भी होगा। तीसरा महाराष्ट्र है, बिल्कुल है जी, तीसरा भी होगा। लेकिन जो चौथा है वो नहीं होगा, तो चौथा आपका आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। तो करेक्ट आंसर 1 2 3, यानी जो सही ऑप्शन होगा वो सी। आगे आपसे अपेक्षा है कि जो महादयी परियोजना है
जो मांडवी परियोजना के नाम से है, तो ये देखना है कि महादायी नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, इसका जो चैनल है वो कहाँ से गुजरती है, और सबसे अधिक किस राज्य का संबंध इस महादायी परियोजना से है। इस परियोजना को लेकर के दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसने सुप्रीम कोर्ट में दावा दायर किया है, एक पिटीशन फाइल किया है, और जाहिर सी बात है 3 राज्यों में से कोई एक होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो राज्य सुप्रीम कोर्ट में गया उस राज्य का नाम है कर्नाटका। प्रश्न संख्या 21, यह है ज्योग्राफी का प्रश्न, लेकिन मैंने अभी अभी कहा है इतिहास को छोड़ दीजिए, तो जो हमारा जनरल स्टडीज है वो कहीं ना कहीं आपके करंट से ही रिलेटेड है। जैसे हीलियम स्टैटिक केमिस्ट्री है, लेकिन फिर भी करंट केमिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि रॉकेट में इसका यूज किया जाता है। कहीं ना कहीं रॉकेट टेक्नोलॉजी की चर्चा होगी, करंट अफेयर्स आएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रायः न्यूज़पेपर में होता ही है। जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उनके कार्यकाल में इसकी चर्चा कुछ अधिक हुई है। पीएमएलए हर 2 दिन 3 दिन पे, कभी कभी तो प्रत्येक दिन इसका सीरीज चलता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये कानून वैसे 2002 का है। मामलों की जांच किस जांच एजेंसी के द्वारा की जाती है? अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें यह पता चले कि इस कानून का उल्लंघन किया गया है, तो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो कौन है? ऑप्शन दिया है 4, सीबीआई, ईडी, एनआईए और एनएसजी। एनएसजी के बारे में हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो आपको जारी किया, जो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में भी शामिल किया गया होगा। उसको आप देखें, उसको वॉच करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, ये तथ्यात्मक रूप से इसकी जानकारी होनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीआई ईडी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उसके लिए मैंडेट नहीं है। सीबीआई इस देश की सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है जो सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है। जो एनआईए है, जो आतंकवादी मसला होता है, जो टेरर एक्टिविटीज है उसको इन्वेस्टिगेट करता है, उसके बारे में एविडेंस को कलेक्ट करता है, अपराधी को सजा दिलवाता है। लेकिन जो एनएसजी है वो कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, ये काउंटर टेरर फोर्स है। इसकी चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, न्यूज़पेपर में है, पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। बलूचिस्तान सेपरेट बलूचिस्तान मांग रहा है, ये सेपरेट बलूचिस्तान मांग रहा है। इसकी चर्चा 1971 में भी हुई थी, 1971 में। 4 हमने आपको दिया है, ये किस देश से संबंधित है। पहला दिया बांग्लादेश, दूसरा मलेशिया, तीसरा अफगानिस्तान और चौथा पाकिस्तान। ये चूंकि सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं भारत के हित को टच करेगा, और ऐसा कोई भी एक्टिविटी, कोई भी घटना, कोई भी इवेंट या कोई भी ट्रेजेडी जो इस देश को प्रभावित करता है, उस ट्रेजेडी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हियर द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी देश है। प्रश्न संख्या 23, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जो टेनिस की दुनिया का एक उल्लेखनीय टूर्नामेंट है, खेल है, साल के अंत में प्रायः इसका आयोजन किया जाता है। इसमें से कौन सा टूर्नामेंट है जो साल के अंत में होता? ये चारों मिलकर के इस टर्म को सामने लाते हैं। 4 विकल्प हमने दिया है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, कौन साल के अंत में होता है। दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन के नाम से। बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, साधारण प्रश्न है। प्रश्नों की प्रकृति कोई बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, साधारण प्रश्न है। सो करेक्ट आंसर इज यूएस ओपन। इसकी स्पष्टीकरण, इसकी व्याख्या यह होगी कि साल की शुरुआत जो होती है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है। फ्रेंच ओपन दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे विंबलडन है जिसका आयोजन यूके करता है, यूनाइटेड किंगडम करता है, और चौथे स्थान पे यूएस ओपन है। इसको याद में रखिएगा। और यह भी देखना पड़ेगा कि कौन सा ओपन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है। तब यह देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन है, फ्रेंच ओपन के कौन है, विंबलडन कौन है और यूएस ओपन कौन है। और तब यह देखना है कि कौन सा इस चारों के विजेता है। परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 24, सेकंड लास्ट को प्रश्न आपको दिया गया है। इकोनॉमिक्स है, इसका स्तर थोड़ा सा मॉडरेट और हाई है। ये एसएससी सीजीएल के लिए है और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी मेंस के लिए है, यूपीपीसीएस मेंस के लिए है। किसी भी स्टेट का जो मुख्य परीक्षा होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्टिव कंडीशन में जो मेंस होगा ऑब्जेक्टिव होगा। स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको समझेंगे तभी मुख्य परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
हमने दो टर्म दिया है, विदेशी संस्थागत निवेशक, जिसको हम लोग इन शॉर्ट अंग्रेजी में FPI बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और दूसरा जो टर्म हिंदी में है प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक, इसके लिए अंग्रेजी में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, एक एब्रीविएशन यूज करते हैं, इसका नाम है FDI। एक है FDI और एक है FPI। FDI का पूरा नाम अंग्रेजी में होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FPI का जो पूरा नाम होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब दिया है हमने स्टेटमेंट 2, विदेशी संस्थागत निवेशक पूंजी बाजार के माध्यम से निवेश करते हैं, ये सही है या गलत। दूसरा दिया है प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक किसी देश के आर्थिक गतिविधियों को प्रत्यक्ष तौर पर गतिशील करता है, ये सही है या गलत। इसका जवाब वही दे पाएंगे जिनकी इकोनॉमिक्स में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो इसका मूल्यांकन अपने स्तर से करेंगे, क्योंकि अगर प्रश्न का उत्तर आपने सही दे दिया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और गलत दे दिया तो इस विषय पे आपको काम करने की आवश्यकता है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका सी है, 1 और 2 दोनों। ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको टर्म दिया गया। और आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न दिया है जीके के दृष्टिकोण से, फिर भी न्यूज चैनल में चर्चा में आया तो हमने दे दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक कहाँ होती है? वैसे सामान्य ज्ञान की विषय वस्तु है, पहला न्यूयॉर्क, दूसरा वाशिंगटन DC, तीसरा बर्लिन और चौथा पेरिस। बहुत ज़्यादा ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ये स्कूल जीके के लिए प्राय स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछने का पैटर्न है। रेलवे के NTPC में है, SSC CHSL में है, CGL के PT में है, और अगर स्टेट PCS में भी पूछ दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन UPSC में नहीं पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्न कलेक्टर के इम्तिहान में नहीं पूछे जाते। तो हियर द करेक्ट आंसर इज, आज के अंतिम प्रश्न का जो सही उत्तर मैं दे रहा हूँ न्यूयॉर्क, जो अमेरिका का एक महत्वपूर्ण शहर है। इसी के साथ ये जो 25 प्रश्न की जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला है, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है और आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। इस तरह के प्रश्नों को बनाने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो स्केल अप होगा, वो बढ़ेगा। इसी के साथ आज की जो कक्षा है मैं यहाँ समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। आशा है कि हम बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर।